गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम साइंस का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। इससे पहले हमने जो लास्ट टाइम बात की थी एलोस्टेरिक एंजाइम की बात मैंने बताई थी आपको कि एलोस्टेरिक एंजाइम वो होते हैं जिनमें क्या होता है, सक्रिय स्थल के अलावा एलोस्टेरिक स्थल भी पाए जाते हैं। और एलोस्टेरिक स्थल में जो यौगिक जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक जो मॉड्यूलेटर्स थे वो कहलाते हैं। दूसरी बात जो मैंने आगे आपको बताई थी एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर के आगे आइसोजाइम्स के विषय में। आइसोजाइम या आइसो एंजाइम क्या होते हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं लेकिन एक ही प्रकार की अभिक्रिया का उत्प्रेरण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस का एग्जाम्पल। उसके बाद मैंने एपजाइम्स के विषय में बताया था। एपजाइम्स में मैंने बताया था कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है ये एंजाइम के रूप में काम करती है और इसे ही क्या कहते हैं, एपजाइम्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई थी। आज हम जो करेंगे एंजाइम वाला चैप्टर जो होगा वो कंप्लीट करेंगे और साथ ही आगे बढ़ जाएंगे हम दूसरे बायोमॉलिक्यूल में यानी कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। तो आज जो है हम एंजाइम वाले को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक जो है वो एंजाइम ही हम ये पढ़ रहे हैं। प्रोटीन के अंतर्गत हमने ये पढ़ा था, तो इसमें कुछ 2-3 चीज़ें बच गई, उससे करते हैं फिर कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें पहली हेडिंग जो बनेगी अब आगे वो बनेगी जाइमो। ठीक है, हेडिंग बनेगी जाइमोजनस। ठीक है, जाइमोजनस। जाइमोजनस जो है इसके विषय में हम देखते हैं कि जाइमोजनस जो है ये क्या होता है, जाइमोजनस किसे कहते हैं, इसके विषय में हम देखते हैं। देखो जाइमोजनस क्या है। जाइमोजनस क्या है कि जैसे कि हमें पता है जब हम पाचन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो पाचन में हम पढ़ते हैं कि हमारे शरीर में विभिन्न एंजाइम होते हैं जो विभिन्न खाद्य पदार्थों के पाचन में सहायक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग एंजाइम होते हैं, प्रोटीन के पाचन के अलग एंजाइम होते हैं और वसा के लिए अलग एंजाइम होते हैं। जब हम प्रोटीन पाचन की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं किसकी, प्रोटीन पाचन की, प्रोटीन का पाचन जब हम पढ़ेंगे तो प्रोटीन के पाचन में 2 एंजाइम हम पढ़ते हैं। एक तो एंजाइम हम पढ़ते हैं जो कि आमाशय में रहता है, प्रोटीन पाचन में सहायक आमाशय में निकलता है यानी स्टोमक वाले एरिया में, जिसको बोलते हैं क्या, पेप्सिन। क्या कहते हैं, पेप्सिन नाम का एक एंजाइम आएगा प्रोटीन पाचन में सहायक। इसी तरह से छोटी आंत में जब हम पढ़ते हैं तो एक और एंजाइम होगा जो प्रोटीन पाचन में सहायक होगा, ट्रिप्सिन। कौन सा होगा, ट्रिप्सिन। ठीक है, इतनी बात निकल के आ गई। मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि प्रोटीन के पाचन में कुछ एंजाइम सहायक होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जैसे कि आमाशय से निकलने वाला पेप्सिन जो है ये प्रोटीन के पाचन में सहायक है, वैसे ही छोटी आंत से निकलने वाला ट्रिप्सिन भी प्रोटीन के पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, ये बात भी यहाँ से निकल के क्लियर हो गई। अब यहाँ से मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि जो पेप्सिन है, पेप्सिन जो है और ट्रिप्सिन जो है, यहाँ पे आपको देखना है पेप्सिन है। पहले पेप्सिन के बारे में, ये पेप्सिन एंजाइम का क्या है, सक्रिय रूप है, एक्टिव रूप। पेप्सिन क्या है, एंजाइम का सक्रिय रूप है जो कि सक्रिय रूप से क्या करेगा, प्रोटीन के पाचन का काम करेगा। और इसका एक निष्क्रिय रूप भी होता है जिसे क्या कहते हैं, पेप्टिनोस। क्या कहते हैं, पेप्टिनोजन या पेप्सिनोजन कहते हैं, पेप्सिनोजन। अब देखिए पेप्सिन जो है वो एंजाइम का सक्रिय रूप और इसी का निष्क्रिय रूप जो हो गया वो पेप्सिनोजन हो गया। ये क्या है, इसका निष्क्रिय रूप। ठीक हो गया। उसी प्रकार से एक एंजाइम हमने देखा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो किस रूप में है, सक्रिय रूप में। और इसी का निष्क्रिय रूप जो होता है वो है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन ये क्या है, इसका निष्क्रिय रूप। ये क्या है, इसका निष्क्रिय रूप। प्रोटीन के पाचन वाले 2 एंजाइम मैंने बताए, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है ये तो है एंजाइम के सक्रिय रूप। पेप्सिन का निष्क्रिय रूप क्या कहलाता है, पेप्सिनोजन कहलाता है। और ट्रिप्सिन का निष्क्रिय रूप क्या कहलाता है, ट्रिप्सिनोजन कहलाता है। ठीक हो गया। अब यहीं से इसकी परिभाषा जो बनेगी, यानी जो प्रोटीन पाचन एंजाइम है, प्रोटीन पाचन एंजाइम का निष्क्रिय प्रारूप क्या कहलाता है, जाइमोजनस।
क्या कहलाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जाइमोजेनस कहते हैं। अगर बोलेगा जाइमोजेनस क्या होता है, तो जाइमोजेनस की परिभाषा क्या बनी, प्रोटीन पाचन एंजाइम का निष्क्रिय रूप जाइमोजेनस कहलाता है। प्रोटीन पाचन एंजाइम का निष्क्रिय रूप या निष्क्रिय प्रारूप जाइमोजेनस कहलाता है। वो बोलेगा जाइमोजेनस के एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, पेप्सिनोजन और कौन सा, ट्रिप्सिनोजन। पेप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन जो हो गए इसके एग्जाम्पल हो गए, क्योंकि ये किसको दिखा रहे हैं, प्रोटीन पाचन एंजाइम के निष्क्रिय रूप को दिखा रहे हैं। तो ये बात आपकी इतनी क्लियर हो गई होगी। जाइमोजेनस जो है ये क्या होता है, जाइमोजेनस प्रोटीन पाचन एंजाइम का निष्क्रिय प्रारूप होता है। एग्जाम्पल के तौर पे पेप्सिन जो है ये प्रोटीन पाचन एंजाइम है, ये उसका सक्रिय रूप है, और इसका निष्क्रिय रूप मैंने बताया पेप्सिनोजन है। ट्रिप्सिन भी एक प्रोटीन पाचन एंजाइम है, ये इसका सक्रिय रूप है, और इसका निष्क्रिय रूप जो है वो कौन सा है, ट्रिप्सिनोजन है। तो ये बात क्लियर हो गई, ये आप समझ गए होंगे कि जाइमोजेनस किसे कहते हैं, तो जाइमोजेनस आपको समझ में आ गया होगा। जाइमोजेनस के एग्जाम्पल पूछेगा तो क्या कर देंगे, ट्रिप्सिनोजन और पेप्सिनोजन। ठीक हो गया, ट्रिप्सिनोजन और पेप्सिनोजन इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे, और जाइमोजेनस भी आप समझ गए होंगे। ये एक चीज़ आ गई, इसके विषय में पहली बात आ गई। अब देखिए एक दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको भी समझना है आपको, एंजाइम से जुड़े हुए। उसके बाद 2 सिद्धांत और एंजाइम वाला चैप्टर खत्म। अगली हेडिंग जो है वो है उत्पादक संदमन। उत्पादक संदमन, ठीक है, या इसे बोलते हैं फीडबैक संदमन। प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट संदमन भी बोल सकते हैं। एक और नाम होता है इसका फीडबैक संदमन, उत्पादन संदमन या फिर क्या, फीडबैक संदमन। उत्पादक संदमन या फीडबैक संदमन क्या है, इस बात को अब समझते हैं हम कि ये क्या है। जैसे कि मैं एक अभिक्रिया आपको बता रहा हूँ कि अभिकारक है, यानी सबस्ट्रेट है, ठीक है, अभिकारक है, ये सबस्ट्रेट है। यहाँ पे एक एंजाइम है जो क्या करेगा, इसके उत्प्रेरण का काम करेगा, और यहाँ से बन जाएगा क्या, उत्पादक, यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये बोल रहा है उत्पादन संदमन, यानी प्रोडक्ट वाला संदमन के विषय में बोल रहा है। देखिए अगर क्या हो, उत्पादक संदमन क्या होता है कि अगर अभिकारक को एक एंजाइम उत्प्रेरित करे और इससे क्या हो जाए कि उत्पादक का निर्माण हो, लेकिन उत्पादक का क्या हो जाए, अधिक उत्पादन हो जाए, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादक बन जाए, जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा उत्पादक बन गया, यानी उत्प्रेरण बहुत ज़्यादा हो गया एंजाइम के द्वारा और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बन गया, यानी आवश्यकता से अधिक उत्पादक का निर्माण हो गया। तो जो आवश्यकता से अधिक उत्पादक बना है वो क्या करेगा, इस एंजाइम के प्रभाव को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। इस एंजाइम के प्रभाव को क्या कर देगा, समाप्त। दोबारा से आपको सुनना है कि अभिकारक को अगर एंजाइम उत्प्रेरित कर रहा है और इससे उत्पादक बन रहा है, और उत्पादक जो है वो आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, तो आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में जो उत्पादक बन रहा है वो क्या करेगा, एंजाइम के प्रभाव को क्या कर देगा, संदमित कर देगा। एंजाइम के प्रभाव को क्या कर देगा, संदमित कर देगा, या इसके प्रभाव को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, उत्पादक संदमन। इसे क्या कहते हैं, उत्पादक संदमन कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया को उत्पादक संदमन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक और चीज़ उदाहरण से बताता हूँ। जैसे कि एक रिएक्शन में पता है ग्लूकोज जो है बदल रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज का रूपांतरण हो रहा है किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और यहाँ पे जो एंजाइम मैंने आपको बताए थे वो होता है हेक्सोकाइनेज। ठीक है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम है। अगर ऐसा हो जाए कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम यहाँ पे उत्प्रेरण का काम कर रहा है, ग्लूकोज से बन रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी कि ग्लूकोज यहाँ पे जो हो गया वो सब्सट्रैक्ट हो गया, अभिकारक हो गया, और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। आवश्यकता से अधिक मात्रा में अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होगा तो ये आवश्यकता से अधिक वाला ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज के प्रभाव को निष्क्रिय कर देगा, संदमित कर देगा, और यही कहलाएगा
उत्पादक संनमन। इसी को क्या कहते हैं? उत्पादक संनमन कहा जाता है। ठीक हो गया? तो उत्पादक संनमन आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आवश्यकता से अधिक कहीं पे उत्पादक बन जाए और वो एंजाइम के प्रभाव को निष्क्रिय कर दे तो इसी को उत्पादक संनमन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का अगर अत्यधिक निर्माण होगा तो वो अत्यधिक निर्माण वाला ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रभाव को निष्क्रिय कर देगा। तो यही क्या हो गया? उत्पादक संनमन हो गया। इसी को क्या कहते हैं? फीडबैक संनमन या उत्पादक संनमन भी कहते हैं। ठीक हो गया? तो ये दूसरी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। पहली बात तो मैंने बताई आपको जाइमोजेनस के बारे में, जो ऐसे प्रोटीन पाचन वाले एंजाइम का क्या था? निष्क्रिय प्रारूप था। और दूसरी बात आ गई उत्पादक संनमन की। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि आवश्यकता से अधिक मात्रा में अगर उत्पादक बनेगा तो वो क्या कर देगा? एंजाइम के प्रभाव को क्या कर देगा? संनमित कर देगा। इसको उत्पादक संनमन कहेंगे। तो 2 पॉइंट तो ये समझ में आपको आ गए होंगे। ठीक है? समझ में ना आए हों तो आपको वापस देखना है, ऐसे वीडियो को वापस करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तीसरी चीज़ मैं अब लिखा रहा हूँ, लास्ट अंतिम बात मैं बता रहा हूँ अब एंजाइम के विषय में। मैं बता रहा हूँ एंजाइम मॉडल्स के विषय में। एंजाइम मॉडल, ठीक है? एंजाइम मॉडल की बात कर लेते हैं। एंजाइम मॉडल हमें 2 मॉडल पढ़ने, ठीक है? 2 मॉडल हमें पढ़ने हैं एंजाइम मॉडल। एक तो हमें पढ़ना है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल हिंदी में बोलते हैं इसे ताला चाबी सिद्धांत। एंजाइम से जुड़े सिद्धांत है, ये आपको पता ही है, एंजाइम टॉपिक ही पढ़ रहे हैं हम। लॉक एंड की मॉडल, ठीक है? एक इसके विषय में पढ़ना है। और लॉक एंड की मॉडल जो है ये किसने दिया है? तो इसका नाम भी आपको याद रखना है, एमिल फिशर। एमिल फिशर ने, ठीक है? EMILA, एमिल फिशर। ठीक है? मेन आपको फिशर याद रखना, ई फिशर लिखा हुआ रहता है ऑब्जेक्टिव बुकों में। एमिल फिशर इनका नाम, EMIL और फिशर, ठीक है? एमिल फिशर। और दूसरा सिद्धांत जो है इसको कहते हैं, कौन सा सिद्धांत? इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। और इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रेरित आसंजन सिद्धांत। इंड्यूस्ड फिट को क्या बोलेंगे? प्रेरित आसंजन सिद्धांत, ठीक है? प्रेरित आसंजन सिद्धांत, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये किसने दिया? तो इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, कोसलैंड ने, KOSH, कोसलैंड, ठीक है? कोसलैंड नाम के साइंटिस्ट ने ये दिया। अब यहाँ से देखिए कुछ बातें ध्यान से सुनिए आप इन दोनों के बारे में। लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, दोनों एंजाइम से संबंधित मॉडल हैं। दूसरी बात, अभी इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना है, बहुत सिंपल से ये मॉडल हैं, लेकिन क्या हो सकता है पेपर में कभी कभी वो केवल आपसे किसने ये मॉडल दिया इतने क्वेश्चन भी पूछ सकता है। हो सकता है कि केवल इतना पूछे कि जो एंजाइम से संबंधित लॉक एंड की मॉडल है ये किसने दिया? तो किसने दिया? एमिल फिशर ने। या वो पूछ सकता है कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल किसने दिया? तो कोसलैंड ने दिया। इतने से भी काम बन सकता है, हो सकता है पूरा सिद्धांत आए ना, ठीक है? तो इनके नाम याद रखने, यानी इतना एमिल फिशर ने की मॉडल दिया है और कोसलैंड ने इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिया है। सबसे पहले तो ये याद कर लेना है। दूसरी बात, लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल दोनों ही सही मॉडल हैं। होता है ना कई जगह हम ये पढ़ते हैं कि वो मॉडल विफल रहा, ये दोनों ही मॉडल क्या हैं? सही हैं। अगली बात ये ध्यान रखनी है, मतलब इन दोनों में से कोई मॉडल जो है गलत नहीं है, दोनों मॉडल क्या है? अपनी अपनी जगह क्या है? सही है। तीसरी बात, जो एंजाइम होते हैं कुछ एंजाइम पे कौन सा मॉडल लगता है? लॉक एंड की मॉडल लगता है। कुछ एंजाइम पे, केवल कुछ एंजाइम पे लॉक एंड की मॉडल लगता है। और अधिकांश एंजाइम पे कौन सा मॉडल फिट बैठता है? इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है वो फिट बैठता है। कुछ के लिए सही है कौन? लॉक एंड की मॉडल, और अधिकांश के लिए सही है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लेकिन दोनों ही सिद्धांत सही है, आप ये नहीं बोल सकते कि ये सिद्धांत गलत है। कुछ पे काम करने वाला जो है लॉक एंड की है और अधिकांश पे काम करने वाला जो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल है, क्योंकि एंजाइम की संरचना अलग अलग होगी। एंजाइम के विषय में हमने पढ़ा है कि एंजाइम रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन है। अब जब रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन है तो उसकी अपनी एक 3D संरचना होगी, तृतीयक संरचना होगी।
तो अलग अलग संरचना वाले होंगे, तो अलग अलग संरचना वाले होंगे तो उनमें से कुछ पे तो लग जाएगा लॉक एंड की मॉडल जो फिशर ने दिया, और अधिकांश पे काम करेगा कौन, इंड्यूस फिट मॉडल जो किसने दिया, कोस्टलैंड ने दिया। ठीक हो गया, इतनी बात समझ गए। अब एक एक करके हम इन्हें देखते हैं, बहुत सिंपल से ये मॉडल है। इनमें अब मैं पहले जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ मैं लॉक एंड की मॉडल का, ठीक है, ताला चाबी सिद्धांत का जो ईमिल फिशर ने दिया है, इसको आपको समझना है। देखिए इसको समझेंगे हम, इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे। बस इतना सा। अब देखिए लॉक एंड की मॉडल क्या है, इस चित्र से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो मैंने बनाया ये एंजाइम है, ये क्या है, एंजाइम। ये जो है ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट है, और ये सबस्ट्रेट को मैं नाम दे देता हूँ, ये सबस्ट्रेट यानी ये अभिकारक A है, और ये भी अभिकारक है, ये अभिकारक B है। ये दो अभिकारक हैं और ये क्या है, एंजाइम है। ठीक हो गया। ये हम पहले से पढ़ते हुए आए हैं कि अभिकारक जो है एंजाइम पे जुड़ता है किस स्थल पे, सक्रिय स्थल पे। ठीक है, एक्टिव जो साइट होती है उस पे आके जुड़ जाता है कौन, अभिकारक। आपको मुझे ये बताना है कि ये एंजाइम है, ये दो अलग अलग अभिकारक हैं, इनमें से A वाला या B वाला कौन सा इसमें जुड़ेगा एक्टिव साइट पे, A वाला एक्टिव साइट पे जुड़ेगा या B वाला जुड़ेगा। इस चित्र को देख के आपको ये बताना है कि इस एंजाइम की जो ये एक्टिव साइट दिख रही है, इस एक्टिव साइट पे अभिकारक A जुड़ेगा या अभिकारक B जुड़ेगा, ये बताना है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें कौन सा अभिकारक जुड़ेगा, A, क्योंकि इसमें हमें साफ ये पता लग रहा है कि अभिकारक A जो है इसके सक्रिय स्थल की तरह इसका आकार दिख रहा है, यानी कि ये जो होगा आगे जाके जब हम देखेंगे, अगर मैं इसे आगे बनाऊं तो इस टाइप का चित्र बनेगा कि ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस ढंग से फिट आ जाएगा, क्योंकि इसका साइज क्या है, इसकी तरह लग रहा है। ठीक हो गया, इसका साइज क्या हो रहा है, इसकी तरह लग रहा है। ये इसमें क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। जैसे क्या होता है कि ताला होता है, ताले का लॉक है, तो ताले के लॉक में कौन सी चाबी लगेगी, जो उस लॉक की तरह बनी हो वही तो उसमें फिट बैठेगी। तो वैसे ही इसको मान लो आप लॉक, जो एंजाइम का एक्टिव प्लेस है ये हो गया लॉक, और ये हो गई की। तो यहाँ फिट ये तो बैठेगी नहीं क्योंकि इसका साइज अलग है, तो ये वाली की जो होगी यहाँ पे फिट बैठेगी। ठीक हो गया। तो सीधे सीधे यानी कि ये सिद्धांत ये बताता है, इस सिद्धांत में ये बताया गया कि ऐसा अभिकारक जिसका आकार, ठीक है, ये सिद्धांत क्या बता रहा हमें, ऐसा अभिकारक जिसका आकार एंजाइम के सक्रिय स्थल जैसा हो, एंजाइम के सक्रिय स्थल जैसा हो, वह एंजाइम के सक्रिय स्थल पर जुड़ेगा। बस इतनी सी बात बताई इसने बोला कि वही अभिकारक एंजाइम के सक्रिय स्थल पर जुड़ेगा जिसका आकार किसकी तरह हो, एंजाइम के सक्रिय स्थल की तरह हो। जैसे ये जुड़ गया। अब यहां से देखिए इससे क्या हुआ, जब ये यहां पे जुड़ा तो क्या एंजाइम के आकार में कोई परिवर्तन होगा, एंजाइम का आकार कुछ परिवर्तित होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि सक्रिय स्थल जो होगा वो तो खाली प्लेस है, उसमें जाके ये जुड़ जाएगा। लेकिन बाकी एंजाइम का आकार क्या होगा, कोई परिवर्तित नहीं होगा, एंजाइम का आकार जैसा था वैसे ही रहेगा, बस क्या होगा, एक खाली स्थल पे आके जुड़ जाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया ताला चाबी सिद्धांत। पेपर में ज़्यादातर संभावना ये होती है कि इसके अंदर से नहीं पूछेगा क्वेश्चन, केवल ये पूछ लेगा कि एंजाइम का ताला चाबी सिद्धांत किसने दिया, ईमिल फिशर ने। और ये सिद्धांत क्या है, तो ये सिद्धांत मैंने आपको बता दिया कि ये बताता है कि ऐसा अभिकारक जिसका आकार एंजाइम के सक्रिय स्थल जैसा होगा वही एंजाइम के सक्रिय स्थल पे आके जुड़ेगा।
और जब ये जुड़ेगा तो इससे एंजाइम के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एंजाइम के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसा ही होगा, बस ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, इसका जैसा आकार था वैसा ही बना हुआ रहेगा। ठीक हो गया। यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। और मैंने ये बताया कि यहाँ पे एंजाइम की तुलना किससे करेंगे, लॉग से, और जो सबस्ट्रेट सेम आकार का यहाँ जुड़ेगा उसकी तुलना किससे की गई, की से, तो इसलिए इसको बोल दिया गया लॉक एंड की मॉडल। अब ये लॉक एंड की मॉडल मैंने बताया ये कुछ एंजाइमों पे लगता है, सारे एंजाइमों पे ये नहीं लगता है। ठीक है, तो ये लॉक एंड की मॉडल आपको समझ में आ गया होगा, ना आया हो तो आप अलग से ग्रुप में बता सकते हो कमेंट करके, दोबारा बता दिया जाएगा, वैसे समझ में आपको आ जाएगा, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, लॉक एंड की मॉडल, बस इतनी ही बात आपको याद में रखनी है। ये पेपर में मेरे हिसाब से तो ज़्यादा संभावना केवल ये है कि लॉक एंड की मॉडल के अंदर से क्वेश्चन कम बनेंगे, डायरेक्टली बनेगा कि किसने दिया या किससे संबंधित है, एंजाइम से संबंधित है। ठीक है, अच्छा अब दूसरे जो सिद्धांत है उसकी बात बता रहा हूँ मैं। दूसरा सिद्धांत कौन सा था, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ठीक है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या है, इसके विषय में देखते हैं। इंड्यूस्ड फिट मॉडल को अगर मैं बताऊं कि ये क्या होता है, तो जैसे मैंने ये कोई एंजाइम बना लिया, एंजाइम के आकार तो अलग अलग होंगे, वो जनरल आकार हमने ई टाइप का बनाया था, क्योंकि मैंने बताया एंजाइम प्रोटीन और उसकी तृतीयक संरचना अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने ये मान लिया कि ये इस टाइप का क्या था, एंजाइम था, इसको मैं एंजाइम ही मान के चल रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप से मैंने बना दिया, ये कोई क्या था, एंजाइम था। और यहाँ पे क्या है, इस आकार का कोई क्या था, सबस्ट्रेट था, यानी अभिकारक था। एंजाइम का आकार ऐसा था और इसका आकार ऐसा था, और इनसे क्या हुआ, आगे चल के जो बना साइज वो कुछ इस टाइप का एक क्या बन गया, साइज बन गया, और ये अभिकारक जो है यहाँ पे जुड़ गया। अब बोलने का मतलब क्या है, ये साइज तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है आपको ऐसे डायग्राम बनाना है, कैसे भी बना सकते हो। बोलने का मतलब क्या है इसके अंतर्गत, इसका बोलने का मतलब क्या है, मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। इसका बोलने का मतलब ये है, जैसे कि वहाँ मैंने ताला चाबी से बताया, यहाँ देखिए हैंड एंड ग्लव, हैंड एंड ग्लव मान लो, हैंड एंड ग्लव। जो सबस्ट्रेट है इसे तो मान लो क्या, हैंड, या फिर ये मान लो, एक को ग्लव मान लो, एक को हैंड मान लो। माना बात मैं ये मान के चलता हूँ कि जो ई है एंजाइम है, इसको मान के चलो आप ग्लव, ये ग्लव्स है, यानी दस्ताने जो पहनते हैं हम, ये ग्लव है। और जो सबस्ट्रेट है ये क्या है, हैंड है, ये क्या है, हैंड है। अब होता क्या है, जैसे दस्ताने होते हैं, दस्ताने हैं, उसका साइज है, आप उसके अंदर क्या करो, हाथ घुसाओगे अगर, तो हाथ घुसाओगे तो क्या दस्ताने के आकार में परिवर्तन होता है, तो आपने देखा होगा कि दस्ताने के आकार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे हाथ होगा, जैसे कि दस्ताना है, छोटा हाथ होगा तो उस टाइप से वो क्या करता है, अपना साइज मेंटेन करता है। बड़ा हाथ होगा तो बड़े हाथ में क्या करता है, उस टाइप से क्या करता है, अपना साइज मेंटेन करता है। वैसा ही इंड्यूस्ड फिट जो मॉडल है वो बताता है, वो क्या बताता है कि अभिकारक का जैसा साइज होगा, जैसे अभिकारक का साइज ये था, एंजाइम का ये था, तो अभिकारक के साइज के अनुसार जो है एंजाइम अपना आकार बदल लेता है, वो उससे प्रेरित होकर, इसलिए इसको बोला गया इंड्यूस्ड फिट मॉडल। जैसे हाथ से प्रेरित होकर दस्ताना अपना आकार बदल रहा है, उसी प्रकार से इसमें क्या होता है कि वो देखता है किसके साइज को, जो सबस्ट्रेट है उसके साइज को देखते हुए एंजाइम अपने साइज को क्या कर लेता है, चेंज। जैसे इसने यहाँ मैनेज कर लिया, हो सकता है ये ऐसे ना बन के ऐसे बन जाता, ठीक है, इस ढंग से ये बदल जाता है, इसलिए इन चित्रों का कोई मायना नहीं है। यानी लिखने वाली बात जो है वो सीधे ये है कि एंजाइम का आकार एंजाइम के सक्रिय स्थल, हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इससे हम इंड्यूस्ड फिट सिद्धांत क्या है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है, एंजाइम का आकार तथा
एंजाइम के सक्रिय स्थल का आकार, सक्रिय स्थल का आकार अभिकारक के आकार के आधार पर, अभिकारक के आकार के आधार पर परिवर्तित हो जाएगा। एंजाइम का आकार तथा एंजाइम के सक्रिय स्थल का आकार अभिकारक के आकार के आधार पर परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए इसको बोला गया इंड्यूस फिट, यानी कि वो क्या करेगा, उससे प्रेरित होकर आकार चेंज कर देगा। जैसे अभिकारक का होगा वैसे ही उसका सक्रिय स्थल का आकार और एंजाइम का आकार भी चेंज। जबकि जब हमने लॉक एंड की सिद्धांत पढ़ा तो उसमें क्लियर था कि एंजाइम के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वो सेम क्या होता है, सक्रिय स्थल के आकार का होता है, तो वहाँ पे आके वो फिट हो जाता है जैसे लॉक में की हो जाती है। लेकिन इसमें एग्जांपल है हाथ और दस्ताने वाला, जैसे हाथ होगा दस्ताना उस ढंग से एडजस्ट करेगा। जिस प्रकार से सबस्ट्रेट होगा एंजाइम का सक्रिय स्थल और एंजाइम का आकार उसी प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। किसने दिया? कोसलैंड ने दिया। तो ये कोसलैंड का याद रखना है, और वो किसका याद रखना है आपको? इमिल फिशर का। ठीक है, ताला चाबी सिद्धांत। इतनी बात याद रखनी है, अंदर से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, अब आप पहचानोगे कैसे अगर वो नाम ना दे? तो अगर वो ये बोले, केवल वो उसने ये बोला हो कि एंजाइम का उस सिद्धांत कौन सा है जिसमें जो है एंजाइम का आकार अभिकारक के आकार के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। अगर वो उसके अनुसार फिट हो रहा तो फिट हो रहा है, यानी कि वो साइज बदल रहा है, तो अब कौन सा है? इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। और अगर वो बोले कि वो सेम आकार का है और उसके वो जो है सक्रिय स्थल पे आके जुड़ रहा है जिससे एंजाइम के आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो तब कौन सा है वो? की एंड लॉक या लॉक एंड की मॉडल है। ठीक हो गया? तो ये दोनों मॉडल आप पहचान लोगे। मेनली मैंने बताया आपको कि नाम आएंगे फिशर और किसके? कोसलैंड के। बाकी ये बिल्कुल सिंपल से सिद्धांत है। तो ये जानकारी जो हो गई ये एंजाइम के विषय में बची हुई जानकारी हो गई। ठीक है, तो एंजाइम के विषय में ये बची हुई जानकारी हो चुकी। एंजाइम हमने पढ़ लिया, और अब आगे हम बात करेंगे किसकी? कार्बोहाइड्रेट के विषय में बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है दूसरा जैव अणु, कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो एंजाइम के बारे में इतनी थ्योरी आपकी काफ़ी है वैसे। ठीक है, जितनी एनसीईआरटी 11-12 जितना सिलेबस है एलटी का, उस हिसाब से आपके लिए एंजाइम के विषय में इतनी जानकारी काफ़ी है। बाकी कुछ जानकारी अगर बची होगी तो उसे भी करने की कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो अगला आपने जो टॉपिक पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलिए अब अगली हेडिंग जो बनेगी वो बनेगी कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अगली हेडिंग जो बनानी है आपको क्या बनानी है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के विषय में हम बात करते हैं, दूसरे जैव अणु के विषय में। पहली बात तो हम इसमें पहला पॉइंट ये लिख लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में सेल में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला पदार्थ होता है जल, 70 से 90%। सबसे ज़्यादा मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ जो था प्रोटीन, कितना परसेंट था? 10 से 15% था। कार्बोहाइड्रेट का कोशिका में कितनी मात्रा पाई जाती है, कितना परसेंट में होता है ये कोशिका में? तो पहले पॉइंट तो यही पता होना चाहिए। जैसे हमने प्रोटीन में पढ़ा 10 से 15%, ये कोशिका में कितना होता है? कितने परसेंट होता है? 3% होता है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रतिशत होता है? 3% कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक हो गया। दूसरी बात हम करते हैं इसकी परिभाषा की, कि कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा क्या है। तो बचपन से जैसे हम पढ़ते हैं, बचपन 9-10th में हम पढ़ते हैं कि इस टाइप से हमें लिखा होता है कि ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। लेकिन ये बहुत कम लेवल की हो गई परिभाषा, यानी कि अगर कोई सूत्र में दिखा हो तो उससे पहचानना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वसा में भी ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, कई संरचनाओं में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो हम कैसे पहचानें कि वो कार्बोहाइड्रेट या नहीं है? तो इसकी असली पहचान वाली परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप पहचान लोगे कि ये कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। कोई अगर मैं बहुत लंबा सूत्र आपको लिखूँ तो आप पहचान कैसे कर पाओगे कि वो कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है? क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है बहुत जगह आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट को कैसे पहचानेंगे? ठीक है, इसको पहचान बता रहा हूँ मैं आपको कार्बोहाइड्रेट की। धीरे धीरे सारी बातें इसके बारे में भी सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, ठीक है, कितने सी बना लिया मैंने? 6। ठीक है, मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ फ्रक्टोज और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से CH2OH, CH2OH,
यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इधर से अब लग जाएगा एक एक करके जो ग्रुप हैं वो लगने शुरू होंगे, यानी H होगा, इधर जो होगा OH होगा, फिर अगले वाले में जो होगा इधर OH होगा, इधर क्या होगा H होगा, फिर लास्ट में जो होगा इधर क्या होगा, एक बार OH होगा, फिर यहाँ H होगा, और फिर जो ये नीचे होगा ये होगा CH2OH। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। ये किसकी संरचना है, डी फ्रक्टोज की। अब डी फॉर्म क्या होती है, एल फॉर्म क्या होती है, वो आगे देखेंगे, लेकिन ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर आपको पूरा दिख रहा होगा, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या है ये, थोड़ा और ऊपर से बना लेता हूँ मैं से, अगर आपको पूरा नहीं दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, और बीच में से बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। पहचान बता रहा हूँ मैं आपको इसकी, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, C, CH2OH, ठीक है। ये संरचना मैंने बनाई। ये जो है ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है डी फ्रक्टोज का, यानी फ्रक्टोज का बोल सकते हो आप। DL क्या होती है ये हम बाद में पढ़ेंगे। डी फ्रक्टोज, ये मैंने फ्रक्टोज का एक स्ट्रक्चर बनाया। फ्रक्टोज क्या होता है तो आपको पता है, ये एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक हो गया। एक और स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, छह कार्बन वाला, इस टाइप से, ठीक है। नीचे हो जाएगा CH2OH, और यहाँ से फिर जो होंगे इसी प्रकार से जो होंगे ग्रुप जुड़ेंगे, OH, H हो गया, ठीक है, इधर से H हो जाएगा, फिर हो जाएगा OH, ठीक है, फिर जो हो जाएगा ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा H, और ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा H, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, डी ग्लूकोज का। डी और एल फॉर्म होती है, ग्लूकोज बोल सकते हो आप सिंपली, ग्लूकोज। एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज, इन दोनों का मैंने स्ट्रक्चर बनाया। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब मैं यहाँ से बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, उस बात को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि उसी से पहचान होगी। जो बुक वाली परिभाषा है उससे असल में पहचान नहीं होगी। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इससे पहचान नहीं हो पाएगी, परिभाषा सही हो। देखो मैंने दो बनाए, एक ग्लूकोज बनाया, एक फ्रक्टोज बनाया, दोनों ही कार्बोहाइड्रेट हैं। दोनों में कुछ बातें सेम आ रही हैं दोनों के स्ट्रक्चर में। एक तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ रहे हैं, ये OH 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 बहुत सारे आ रहे हैं। ग्लूकोज जब मैंने देखा तो ग्लूकोज में भी OH 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 OH, कई सारे OH आ रहे हैं। OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, OH वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक हो गया। एक पहचान तो ये आ रही है कि कार्बोहाइड्रेट कोई भी हो, उसके स्ट्रक्चर में बहुत सारे क्या आएंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप आएंगे, ठीक हो गया। दूसरी बात, हाइड्रोक्सी ग्रुप बहुत सारे आएंगे, OH ग्रुप बहुत सारे होंगे जुड़े हुए। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक क्रियात्मक समूह जुड़ा है CO, C डबल बॉन्ड O, या किधर को भी डबल बॉन्ड लगा दे, C डबल बॉन्ड O, तो इसको, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, कीटोन ग्रुप। इसे क्या बोलते हैं, कीटोन ग्रुप। और इधर जो है ये है, इसको देखें अगर हम, ये है CHO ग्रुप, CHO ग्रुप जो है ये कहलाता है एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा कहलाता है, एल्डिहाइड। केमिस्ट्री में हम मैंने देखेंगे एल्डिहाइड समूह। ये कौन सा है, एल्डिहाइड समूह। ये कीटोन ग्रुप, वो एल्डिहाइड समूह। दोनों में कॉमन क्या आया कि हाइड्रोक्सिल समूह बहुत सारे थे, हाइड्रोक्सिल समूह OH बहुत सारे लगे हुए, और एक में आ रहा है कीटोन, एक में आ रहा है एल्डिहाइड। और अब यहाँ से काम की बात आपको सुननी है। कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो होगा, कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट जो होगा, उसकी संरचना में बहुत सारे OH ग्रुप आएंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप आएंगे, लेकिन क्रियात्मक समूह जो जुड़ा होगा या तो कीटोन होगा या तो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। या तो कीटोन जुड़ा होगा या तो एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होगा। बहुत सारे हाइड्रोक्सी समूह जुड़े होंगे, लेकिन जो क्रियात्मक समूह कार्बोहाइड्रेट की संरचना में जुड़ा होगा या तो कीटोन होगा या तो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। ठीक हो गया, ये बात समझ ली। इससे पहचान हो पाएगी कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा नहीं है। यानी कि ये बात आपको नोट करके भी लिख देनी है कि कार्बोहाइड्रेट में, जो मैंने बोली यही बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट में
बहुत सारे हाइड्रोक्सी समूह, हाइड्रोजन समूह होंगे तथा क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप समूह कीटोन या एल्डिहाइड में से कोई होगा। इन दोनों में से कोई क्या होगा? क्रियात्मक समूह होगा। ये पहचान हो जाएगी किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, अब एक बात और सुनिए, मैं इससे क्या बोल सकता हूँ? मैं एक बात बोल सकता हूँ इस पूरी लाइन से, मैं ये बोल सकता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट या तो पॉली मतलब बहुत सारे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं। पॉली इसलिए क्योंकि हाइड्रोक्सी समूह जो है बहुत सारे आ रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या फिर ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। ठीक है, इतनी बात निकल के आ गई यहाँ से कि कार्बोहाइड्रेट क्या होंगे? या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ इसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में मुझे ये बात पता लगी कि या तो ये पॉली क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, या पॉलीहाइड्रोक्सी क्या है? कीटोन है। ठीक है, ये बात आपको पता आ गई, समझ आ गया होगा कैसे पहचान करनी है। ठीक है, कैसी पहचान करनी है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो दिख ही रहे हैं हमें यहाँ संरचना में, लेकिन पहचानेंगे कैसे? इस कीटोन ग्रुप से, इस एल्डिहाइड ग्रुप से, और साथ में हम देखेंगे बहुत सारे क्या होंगे? हाइड्रोक्सी समूह होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। वापस आता हूँ मैं वहीं पे कार्बोहाइड्रेट पे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये आपको अभी कुछ ध्यान नहीं देना कि डी ग्लूकोज क्या होता है, एल फॉर्म क्या होती है, वो सब धीरे धीरे करके आगे हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अभी केवल जितनी बात मैंने बात बताई उतनी आनी है। अच्छा, वापस में आगे हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट को मैंने ये भी कह दिया कि मैं इसे कार्बोहाइड्रेट की जगह पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, दोनों चीज़ें लिख सकता हूँ, वो बातें आपको समझ में आ गई। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है बहुत सारे कौन से ग्रुप होंगे? OH ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड कौन सा होगा? CHO होगा। यहाँ पे भी बहुत सारे क्या होंगे? OH ग्रुप, और साथ में क्या होगा जुड़ा हुआ? कीटोन का क्या होगा? C डबल बॉन्ड O होगा। ये लिखने की बात मैंने आपको बताई। ठीक है, ये नाम तो आप समझ गए। अब बात कर लेते हैं इसके कार्य की, कार्बोहाइड्रेट के कार्य के विषय में बात कर लेते हैं, इसके वर्क के विषय में क्या काम आता है। प्रोटीन में भी मैंने आपको बताया था, प्रोटीन का फंक्शन मैंने बताया था कि प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या होता है। तो मैंने बताया था कि इसका मेन फंक्शन जो होता है, 3 मेन फंक्शन होते हैं। एक जो होता है वो शरीर का वृद्धि, ग्रोथ, शरीर का विकास और मरम्मत। ठीक है, ये प्राथमिक कार्य थे प्रोटीन के। तो कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक कार्य क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना। क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना। ये इसका क्या है? प्राथमिक कार्य है, ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करना जो है इसका प्राथमिक कार्य है। और कैसी ऊर्जा प्रदान करना, तो उसके बारे में भी यहाँ पे लिख दूं मैं, तत्कालीन ऊर्जा प्रदान करना। तत्कालीन ऊर्जा प्रदान करना, इसका मतलब क्या है ये समझना आपको। तत्कालीन ऊर्जा प्रदान करना इसका काम है। देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा जब रेस वगैरह होती है, या बचपन में हम रेस वगैरह में जाते हैं, तो उसमें आपको, जब आप रेस करते हो तो आपको खाने के लिए ग्लूकोज दिया जाता है या पनीर दिया जाता है? आपको ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज क्योंकि क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। पनीर में क्या होगा? प्रोटीन होगा। होता यह है कि हमारी बॉडी में जो होता है, सबसे पहले ऊर्जा देने का काम जो करेगा वो हमेशा कार्बोहाइड्रेट करेगा। सबसे पहले जो ऊर्जा देगा वो कौन सा देगा? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद जो ऊर्जा देगा वो वसा देगा, लिपिड। उसके बाद कौन देगा? वसा। और उसके बाद अगर ऊर्जा देगा तो तब देगा प्रोटीन। जैसे कि माना बात, आपने अनशन पे रह गए आप, यानी कि आपने खाना छोड़ दिया। खाना छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? शुरुआत में तो क्या होगा? आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है उससे आपको एनर्जी मिलेगी। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट।
एक 2 दिन में क्या हो जाएगा, वो ग्लूकोज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो संचित भोजन है ग्लाइकोजन भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट, उससे एनर्जी मिलेगी। 3-4 दिन हो गए, यानी ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी से पूरा खत्म हो गया। 4 दिन बाद क्या होगा, आपकी बॉडी में जो क्या होगा, वसा होगा, फैट होगा, उससे आपको एनर्जी मिलनी शुरू होगी। उससे भी माना बात 8 दिन तक आप जो रह गए, जीवित रह गए। 8 दिन के बाद जब आपकी बॉडी के भीतर कार्बोहाइड्रेट पूरा समाप्त हो चुका, आपका जो वसा है वो पूरी समाप्त हो चुकी, तो फिर 8 दिन के बाद जो एनर्जी आएगी 9वें-10वें दिन जब तक भी रहेगा, वो किससे मिलेगी एनर्जी, प्रोटीन से मिलेगी। यानी सबसे पहले एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, फिर वसा से मिलती है, और फिर किससे मिलती है, प्रोटीन से मिलती है। इसलिए मैंने वहाँ पे बताया था कि प्रोटीन ऊर्जा देते हैं, लेकिन ऊर्जा देना उनका प्राथमिक कार्य नहीं है। यानी कि अगर हमें एनर्जी चाहिए तो वो तत्कालिक ऊर्जा अगर चाहिए तो उसके लिए कौन है, कार्बोहाइड्रेट है। अगर हमें हमारी मांसपेशियों में क्या करनी है, वृद्धि विकास करना है, मरम्मत करनी है, उसके लिए क्या है, प्रोटीन है। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन से एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन वो प्रमुख कार्य, प्राथमिक कार्य उसका ऊर्जा प्रदान करना नहीं होता है। ठीक हो गया। एक तो ये बात आपको याद रखनी है कि तुरंत जो देंगे वो कौन देंगे, वो कार्बोहाइड्रेट जो देंगे वो ऊर्जा देंगे। जो ऐसे तत्कालिक ऊर्जा या ऊर्जा प्रदान करने वाले जो होते हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाले जो भी होंगे कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी, इनको एक शब्द यूज किया जाता है इनके लिए, श्वसन क्रियाधार। श्वसन क्रियाधार, ठीक है, श्वसन क्रियाधार कहते हैं किन्हें, जो भी ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं उनको लिए एक शब्द यूज होता है बायोलॉजी में, श्वसन क्रियाधार, या हम कहते हैं रिस्पायरेटरी, इसको कह सकते हैं हम रिस्पायरेटरी, और क्रियाधार को कह सकते हैं क्या, सब्सट्रैक्ट्स। अच्छा, ये बात तो सिंपल हो गई। प्राथमिक कार्य इसका ऊर्जा देना हो गया। तत्कालिक ऊर्जा कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट देंगे। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ ले कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलेगी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलेगी, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन से भी लगभग इतनी ही मिलती है। वसा जो है, वसा से इसके लगभग 2 गुने से ज़्यादा, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे वसा वाले में बताऊंगा, वसा भी हमने आगे पढ़ना है जैवाणु में, लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी एक वसा के 1 ग्राम वसा से। यानी कि अगर वो पूछे कि एक यूनिट में पूछे 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में मिलेगी, वसा में। ठीक है, वसा में इससे 2 गुने से भी ज़्यादा, लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा से। लेकिन जो तत्कालिक ऊर्जा मिलती है, सबसे जल्द जो ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट के बाद किससे, वसा से। वसा के बाद किससे, प्रोटीन से। ये क्रम आपको याद रखना है। तत्कालिक ऊर्जा पूछेगा तो उसका स्रोत कौन होगा, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन 1-1 ग्राम में अगर बोलेगा सबसे ज़्यादा किससे मिलेगी, वसा से मिलेगी। इसके 2 गुने से भी ज़्यादा मिलेगी, किससे, वसा से। प्रोटीन से सबसे लास्ट में मिलती है, लगभग इतनी ही प्रोटीन से भी क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, लेकिन सबसे लास्ट में मिलती है। तो ये बात क्लियर हो गई, यानी कि इतनी बात हमने देख ली, ये बात हमने समझ ली कि कार्बोहाइड्रेट जो है इसका प्राथमिक कार्य ऊर्जा प्रदान करना है। तत्कालिक ऊर्जा प्रदान करना ये कार्बोहाइड्रेट का काम है। कार्बोहाइड्रेट जब खत्म हो जाएगा बॉडी में तो उसके बाद एनर्जी देगी वसा, और वसा के बाद कौन देगा, जो प्रोटीन होगा वो देगा। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा निकलती है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। वसा की बात हम वसा में कर लेंगे आगे। इतनी बात भी आपकी क्लियर हो गई, ठीक हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। तत्कालीन ऊर्जा वाला, वसा वाला 1 यूनिट वाला क्लियर हो गया होगा। तत्कालीन ऊर्जा पूछे तो आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। अगर 1-1 ग्राम में पूछे सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलेगी तो आंसर होगा वसा। इसके 2 गुने से भी ज़्यादा, लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। ये भी लगभग में होता है। फिर आपको ये नहीं देखना बुक में 4.2 ही होगा, कहीं 4.3 लिखा हुआ है तो आपको उस बुक में इतने फैक्ट में नहीं जाना है। लगभग में होता है, 4.2 ही होता है लगभग में, ठीक हो गया। तो पॉइंट में ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, इसमें 4.2 ही याद रखना है। अच्छा, इससे आगे जो मैं लिखा रहा हूँ वैसे भी वो NCERT के बेस पे मैं लिखा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत आपको पेपर में आंकड़े में ज़्यादा होगी नहीं, ठीक है। इससे आगे हम बढ़ते हैं वापस। इसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, ठीक है। एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं हम। अब मैं आपको बता रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण मैं बता रहा हूँ। मैंने इसको 3 पार्टों में बांट दिया।
कार्बोहाइड्रेट को कितने पार्टों में बांट दिया, 3 भागों में मैंने कार्बोहाइड्रेट को विभाजित कर दिया। ठीक है, इनमें जो पहला है इसे क्या कहते हैं, सबको पता होगा, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा होगा इसे कहेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। और तीसरा जो होता है इसे बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। कौन कौन सा लिखा मैंने, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखते रहिए आप, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से देखना है आपको। 3 वर्गों में बांटा मैंने, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट को। जो मोनोसैकेराइड है ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन है, मोनोसैकेराइड। इनमें सबसे जटिल जो है, सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट जो है वो कौन है, पॉलीसैकेराइड। सबसे सरल जो है वो मोनोसैकेराइड है, सबसे जटिल जो है, सबसे कॉम्प्लेक्स जो है वो कौन से हैं, पॉलीसैकेराइड है। अच्छा, मोनोसैकेराइड का मतलब जो है वो है एक से। एक क्या, यानी कि अगर जो है केवल एक सैकेराइड जुड़ा है तो तब उसे बोलेंगे मोनोसैकेराइड। कार्बन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बात ध्यान रख लो आप, मैं कार्बन के अणु की बात नहीं कर रहा, मैं शर्करा की बात कर रहा हूँ, सैकेराइड की। अगर केवल एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है तब उसे बोलेंगे क्या, एक प्रकार का सैकेराइड है तो उसे बोलेंगे मोनोसैकेराइड। अगर जो है 2 से 10 अगर क्या है 2 से 10 सैकेराइड जुड़े, कार्बन के अणु की बात नहीं है, 2 से 10 सैकेराइड अगर जुड़े हैं तो तब उससे वो किसके अंतर्गत आएगा, ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत। अगर केवल सिंगल सैकेराइड है, सिंगल कार्बोहाइड्रेट है, तब तो वो मोनोसैकेराइड है। लेकिन अगर सैकेराइड के 2 से 10 सैकेराइड मिलकर आपस में जुड़े हैं तो तब उसे क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड तो बहुत सारे होंगे, लेकिन इसके अंतर्गत जो मेन हमें अध्ययन करना होता है वो करना होता है हमें किसका, डाइसैकेराइड का। किसका, डाइसैकेराइड का। और डाइसैकेराइड क्या होगा, वो कितने सैकेराइड वाला होगा, 2 वाले को डाइसैकेराइड कहेंगे। और डाइसैकेराइड का अध्ययन किसके अंदर करते हैं हम, ओलिगोसैकेराइड के अंदर। क्योंकि ओलिगोसैकेराइड में 2 से 10 तक वाले सैकेराइड जो मिलके बनेंगे वो सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ओलिगोसैकेराइड। उन्हीं में से एक प्रकार डाइसैकेराइड है जो किससे बनता है, 2 मोनोसैकेराइड के जुड़ने से डाइसैकेराइड बनता है। यानी डाइसैकेराइड भी एक प्रकार का क्या है, ओलिगोसैकेराइड है। ठीक है, मेन हमें यही पढ़ना होता है। और पॉलीसैकेराइड जो है, पॉलीसैकेराइड जो होता है ये बहुत सारे, ठीक है, इनमें कोई संख्या नहीं होगी, यानी 10 से अधिक कितने भी हों, उन सैकेराइड के जुड़ने से जो बनेगा वो बनेगा क्या, उसको हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड कहेंगे। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं मोनो मतलब एक, ठीक है, मोनो मतलब क्या हो गया, एक, डाई मतलब हो गया 2, ठीक है, डाई मतलब क्या हो गया, 2, और पॉली मतलब हो गया बहुत सारे, या मोनो मतलब एक, ओलिगो मतलब 2 से 10, यानी कि हम बोल सकते हैं कुछ। ये हो गया एक, ये हो गया कुछ, ये हो गया बहुत सारे। अगर एक है तो मोनोसैकेराइड, कुछ हैं 2 से 10 तक हैं तो ओलिगोसैकेराइड, और अगर बहुत सारे हैं तो पॉलीसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में अगर केवल 2 मोनोसैकेराइड जुड़ के बने हैं तो क्या हो गया, डाइसैकेराइड हो गया। ठीक है, ये बात भी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब इससे आगे आपको कुछ चीज़ें देखनी है। देखिए, अब इससे आगे मैं कुछ बातें बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सी। 3 बातें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इस टाइप से, ठीक हो गया। इस टाइप से मैं 3 बातें बता रहा हूँ, इन तीनों बातों पर आपको ध्यान देना है। जब हम देख रहे हैं कि मोनोसैकेराइड जो है सबसे सरल है और पॉलीसैकेराइड क्या है, सबसे जटिल टाइप का है, सबसे जटिल टाइप का है। सबसे सरल का मतलब सीधी सी बात हो गई, जो सबसे सरल होगा यानी कि उसका मतलब ये होगा कि उसे अब तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जो अब सबसे सरल फॉर्म में है उसे तोड़ा नहीं जा सकता, क्लियर सी बात हो गई। तो जो सबसे सरल है उसे तोड़ा नहीं जा सकता, जो आगे जाएंगे उन्हें तोड़ा जा सकता है। यानी कि मोनोसैकेराइड से हम जब किसकी ओर बढ़ रहे हैं, पॉलीसैकेराइड्स की ओर बढ़ रहे हैं, तो इतना पता हमें लग रहा है कि ऐसे में क्या हो रहा है, जटिलता
बढ़ रही है, क्योंकि सबसे सरल मोनोसैकेराइड, इससे थोड़ा जटिल ओलिगोसैकेराइड, और इससे भी ज़्यादा जटिल कौन सा है? पॉलीसैकेराइड। यानी जटिलता इस तरफ को बढ़ रही है। जब हम इस तरफ को बढ़ रहे हैं तो क्या बढ़ रही है? जटिलता बढ़ रही है। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, मोनोसैकेराइड जो होते हैं ये स्वाद में मीठे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं? मीठे होते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? हम शर्करा कहते हैं। शर्करा यानी कि शुगर। मोनोसैकेराइड जो होते हैं स्वाद में सबसे मीठे मीठे सैकेराइड भी इसके अंतर्गत आएंगे कि स्वाद में ये मीठे होते हैं मोनोसैकेराइड, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? शर्करा या शुगर कह देते हैं। डाइसैकेराइड भी जो होते हैं ये स्वाद में मीठे होते हैं, ये भी मीठे होते हैं। इनको भी क्या कह देंगे? शुगर कह देंगे, यानी कि शर्करा कह देंगे। मोनोसैकेराइड भी मीठे हैं, इनको भी शुगर कह देंगे, शर्करा कह देंगे। और जो डाइसैकेराइड या फिर ओलिगोसैकेराइड है ये भी स्वाद में मीठे हैं, इसलिए इनको भी शर्करा कह देंगे। जबकि जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ये स्वादहीन होते हैं। ये क्या होते हैं? स्वादहीन होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? नॉन शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन शुगर, गैर शर्करा कहते हैं। तो आपसे डायरेक्ट ये भी हो सकता है कि गैर शर्करा किसे कहते हैं? तो गैर शर्करा किसे कहेंगे? पॉलीसैकेराइड को कहेंगे। गैर शर्करा किसे कहेंगे? पॉलीसैकेराइड को कहेंगे। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये आप चखोगे तो ये मीठे होंगे। पॉलीसैकेराइड में क्या आता है? जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, काइटिन हो गया, तो ये क्या होते हैं? स्वादहीन होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? नॉन शुगर कहते हैं। ये दोनों शर्करा वाली कैटेगरी में आते हैं और ये नॉन शुगर में आता है। यानी मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जब हम यहाँ से इस तरफ बढ़ रहे हैं तो स्वाद जो है यानी मीठा कम होता जाता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही है। स्वाद जब इधर को बढ़ रहे हैं हम, जो स्वाद मीठा था शर्करा का, वो यहाँ तो शुगर है, लेकिन यहाँ जाते जाते क्या हो जा रहा है? नॉन शुगर हो जा रहा है। यानी कि मीठापन भी इस तरफ बढ़ने पे क्या होता है? कम होता है। ठीक हो गया, ये बात भी जो हो गई वो क्लियर हो गई। तीसरी बात अगर हम देखें कि जो ये मोनोसैकेराइड में आते हैं और ओलिगोसैकेराइड में आते हैं, जैसे ग्लूकोज वगैरह, ग्लूकोज को अगर आप पानी में मिलाते हो आसानी से मिल जाएगा। फ्रक्टोज, ग्लूकोज इनको मिलाते हो तो आसानी से पानी में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। जबकि अगर आप स्टार्च को मिलाओगे तो स्टार्च को आपको बहुत देर तक पानी में मिलाना पड़ेगा और बहुत समय बाद वो पानी में घुलेगा, बहुत समय बाद पानी में घुलेगा। यानी घुलनशीलता की बात करें तो घुलनशीलता भी इधर को बढ़ने पे क्या हो रही है? घट रही है। ये तो घुलनशील होते हैं, लेकिन इधर इधर जब हम बढ़ते हैं तो ये क्या होते हैं? कम घुलनशील। घुलनशील नहीं बोल रहा मैं, घुल जाते हैं स्टार्च वगैरह, लेकिन बहुत टाइम लगाते हैं, यानी कम घुलनशील होते हैं। यानी घुलनशीलता इधर साइड बढ़ने पे घुलनशीलता कम हो रही है, घुलनशीलता कम हो रही है। 3 पॉइंट मैंने आपको बताया। मोनोसैकेराइड सबसे सरल है और मोनोसैकेराइड से इस तरफ जाने पे जटिलता बढ़ रही है, क्योंकि सबसे जटिल पॉलीसैकेराइड है। ये स्वाद में मीठे हैं, ये स्वाद में मीठे हैं, यानी ये तो शुगर है लेकिन वो नॉन शुगर है, इसलिए स्वाद जो मीठा है इस तरफ जाने पे कम हो रहा है। घुलनशीलता की अगर बात करें तो घुलनशीलता में ये पता लग रहा है कि ये आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन ये आसानी से नहीं घुलते, ये कम घुलनशील होते हैं। यानी घुलनशीलता भी इस तरफ बढ़ने पर क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक हो गया, इतनी बातें समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इतनों में। अब एक पॉइंट देखिए यहाँ पे से, इसको हम शुगर की कैटेगरी में रख रहे हैं, इसको भी शुगर में रख रहे हैं, ये शर्करा है, लेकिन ये क्या नहीं है? नॉन शुगर में रख रहे हैं इसे। तीनों किसके प्रकार हैं? कार्बोहाइड्रेट के। तीनों किसके प्रकार हैं? कार्बोहाइड्रेट के। यानी ऐसी बात क्लियर हो गई कि सभी शर्करा कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। सभी शर्करा क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है, क्योंकि शर्करा यहाँ है या यहाँ है, किसका प्रकार है? कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं होती, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसैकेराइड भी आ रहा है और पॉलीसैकेराइड किस में आ रहा है? नॉन शुगर में आ रहा है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सारे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो शर्करा होते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड होते हैं और पॉलीसैकेराइड कभी भी क्या नहीं होता? शुगर नहीं होता। तो सभी शर्करा कार्बोहाइड्रेट होती है, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं होते, शर्करा नहीं होते। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई।
ठीक है, ये बात समझ गए ना आप, बिल्कुल सही है। जैसे हमने वहाँ पे प्रोटीन में भी कई सारी ऐसी बातें पढ़ी थी कि लगभग सभी एंजाइम क्या होंगे, प्रोटीन होंगे, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होंगे, कुछ हार्मोन हो सकते हैं, कुछ अलग हो सकते हैं। वैसे ये बात यहाँ पे आएगी, सारी शर्करा तो क्या होंगी, कार्बोहाइड्रेट होंगी, क्योंकि सारी शर्कराएँ चाहे वो यहाँ है वो तो है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं होंगे क्योंकि इसमें नॉन शुगर भी आ रहा है जो पॉलीसैकेराइड है। ठीक हो गया, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इंडिविजुअल आपको एक एक करके बताऊंगा, यानी कि पहले मोनोसैकेराइड के बारे में, फिर ओलिगोसैकेराइड के बारे में, और फिर किसके बारे में, पॉलीसैकेराइड के बारे में। इंडिविजुअल एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, इनमें से किसी में आपको जितना मैंने बताया उसमें कोई दिक्कत हो तो आपको पूछना है। अभी मैं आपको थोड़ा और आगे बता रहा हूँ, यानी मोनोसैकेराइड की तरफ ले जा रहा हूँ, मोनोसैकेराइड के बारे में कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आप मोनोसैकेराइड के विषय में देखिए, तो इतनी बातें आपको ज़रूर याद रखनी है। जो भी अलग बातें हैं उनको तो मैं यहाँ पे लिखता ही नहीं हूँ। ठीक है, जो कम इंपॉर्टेंट है, जो बातें लिख ली, जो आपने नोट्स में उतार ली, वो इंपॉर्टेंट ही है, इसीलिए उसको क्या करा जा रहा है, लिखा जा रहा है अलग से। तो वो पॉइंट ज़रूर याद रखने क्योंकि वो काम आएंगे। देखिए यहाँ से आप पहली हेडिंग बनाई हमने मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स। अब देखिए यहाँ से मोनोसैकेराइड्स के बारे में कुछ पॉइंट हमें पहले से पता है। पहले मैं वो वाली पॉइंटों की बात कर रहा हूँ। पहला पॉइंट हमें पता है कि ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, ये बात हमें पता है। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है यानी इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ा नहीं जा सकता तो मैं ये लिख सकता हूँ, इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो सबसे सरल होगा उसे तोड़ा नहीं जा सकता, यानी जल अपघटन। ठीक है, जल अपघटन को क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। एक बात तो आई जल में घुलनशील, और एक आई जल अपघटन, दोनों एक ही चीज़ नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि घुलनशीलता तो मैंने बताई थी इधर जाने पे कम होती है, घुलनशील तो ये होते हैं, घुलनशील तो होते हैं। ग्लूकोज को अगर जल में घोलोगे तो आसानी से घुल जाएगा, घुलनशील तो है। जल में घुलनशीलता तो इनकी ज़्यादा है, लेकिन जल अपघटन नहीं होता। जल अपघटन और घुलनशीलता में क्या अंतर है, यह हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जल में घुलने का मतलब क्या होता है, जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना। अगर कोई चीज़ जल के साथ क्या कर रही है, हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे अगर कोई चीज़ क्या कर रही है, जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है, तो इसको हम बोलेंगे जल में घुलना, यानी वो जल के साथ क्या कर रही है, घुल रही है। और अगर वो जल में डाल के टूट रही है, अगर वो टूट जाए तो उसको बोलते हैं जल अपघटन, यानी जल में डाल के वो टूट जाए तो टूटना कहलाता है जल अपघटन, टूटना कहलाएगा जल अपघटन। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना वो कहलाएगा जल में घुलना। तो जल में तो घुल जाते हैं, ग्लूकोज को डालोगे हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है और जल में घुल जाता है, लेकिन ये टूटेगा नहीं, क्योंकि ये सबसे सरल है इसलिए टूटेगा नहीं, इसलिए इनका क्या नहीं होता, जल अपघटन नहीं होता है। तो दो बातें आपको याद रखनी है। कोई पूछे मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, तो हम बोलेंगे होते हैं, घुलनशील होते हैं, आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन वो बोलेगा क्या इनका जल अपघटन जो है होता है, तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये सबसे सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसलिए इनका क्या नहीं होता, जल अपघटन नहीं होता, ये टूटते नहीं है। जब सबसे सरल है तो उससे नीचे क्या होगा, टूटेगा नहीं। ठीक हो गया, इनका जल अपघटन नहीं होता। अच्छा, तीसरा पॉइंट, स्वाद में मीठे होते हैं। सैकेराइड शब्द जो जुड़ा है वो शर्करा के लिए जुड़ा है। जहाँ पे सैकेराइड जुड़ा है वो किसके लिए जुड़ा है, शुगर के लिए जुड़ा है, लेकिन उसमें मैंने बताया केवल पॉलीसैकेराइड जो है वो क्या है, नॉन शुगर है। तो मीठे होते हैं तो हम इन्हें क्या कह सकते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं तो हम इन्हें क्या कह सकते हैं, शुगर कह सकते हैं, शुगर या शर्करा कह सकते हैं। वो डाइसैकेराइड को भी कह सकते हैं, ओलिगोसैकेराइड को भी कह सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन इन्हें भी कह सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जल में घुलनशील है या नहीं, तो हम बोलेंगे जल में घुलनशील है, घुलते तो हैं, घुलनशील है। तो ये दो अलग अलग पॉइंट आपको बहुत ध्यान से देना है, जल में घुलनशील और जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब है टूटना, जल अपघटन नहीं होता है, जल में घुलनशील होते हैं। घुलनशीलता इधर जाने में क्या होती है, घटती है। ये बात भी क्लियर हो गई। सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पे सूत्र,
अब मैं जो सूत्र बता रहा हूँ केवल मोनोसैकेराइड का बता रहा हूँ, सारे कार्बोहाइड्रेट का नहीं बता रहा हूँ मैं। किसका बता रहा हूँ? केवल मोनोसैकेराइड का। कई जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का ही सूत्र मान लेते हैं इसे, तो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र नहीं है, केवल किसका है? मोनोसैकेराइड के लिए ये सूत्र है। क्या होता है? CnH2nOn, CnH2nOn, ये इनका सूत्र है। ठीक हो गया? CnH2nOn, ठीक हो गया? ये क्या होता है? इसका सूत्र होता है CnH2nOn। इसका मतलब भी अभी समझ में आ जाएगा। क्या क्या है इसमें? कार्बन है, N तो नंबरिंग है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, Cn है, H2n है और ON है। ठीक है? अच्छा, अब थोड़ा सा और एक और चीज़ आपको याद रखनी है इनमें, इस बात को भी ध्यान से समझना, आप इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। इनमें 3 कार्बन से 7 कार्बन तक की शर्करा आती। अब इस बात को ध्यान से समझना, आप में कोई शर्करा होगी तो उसकी कुछ संरचना होगी। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जुड़े होंगे लेकिन उसकी कुछ संरचना होगी। जैसे स्टार्टिंग में मैंने ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना बताई। ग्लूकोज में क्या होता है? C6H12O6 होता है। ठीक हो गया? तो बोल रहा कि इसके अंतर्गत मोनोसैकेराइड में जो भी शर्करा आएगी उनमें कार्बन की संख्या क्या होगी? 3 से लेके 7 तक, 3 से लेके 7 तक। लेकिन होगी शर्करा क्या? एक ही होगा। सैकेराइड क्या? एक ही। जब हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड, उसमें जो होगी कार्बन की संख्या तो 7 से ऊपर होगी, लेकिन उसमें सैकेराइड क्या होंगी? 2 या 2 से अधिक होंगी। सैकेराइड क्या होंगी? 2 से। इसमें शर्करा तो एक ही है, लेकिन उस शर्करा की संरचना में कार्बन जो है वो 3 से 7 है। कार्बन की बात हो रही है, शर्करा तो एक ही रहेगी मोनोसैकेराइड में, लेकिन उस शर्करा की संरचना में कार्बन संख्या 3 से 7 तक हो सकती है। और डाइसैकेराइड में इससे ज़्यादा कार्बन संख्या वाले आएंगे, प्लस उनमें शर्करा की संख्या 1 से ज़्यादा होगी। 2 होगी तो हम डाइसैकेराइड बोलेंगे, 2 से आगे क्या होगी और होगी तो फिर किस में आएगा? ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत, उसके नाम होंगे अलग अलग। ठीक हो गया? ये बात क्लियर हो गई। जैसे हमने C6H12O6 लिखा, यानी ग्लूकोज फ्रक्टोज का फॉर्मूला, तो वो किस में आ जाएगा? मोनोसैकेराइड में, क्योंकि उसमें कार्बन संख्या कितनी आ रही है? 6। कार्बन संख्या कितनी आ रही है? C6 कितनी आ रही है? 6। इसलिए वो किस में आएगा? मोनोसैकेराइड में। है तो शर्करा एक ही। जब हम पढ़ेंगे कि ग्लूकोज प्लस ये मिलके कोई नई शर्करा बनी, तब आएगा वो किस में? डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड में। ग्लूकोज एक ही शर्करा है। ठीक हो गया? अब देखिए इससे आगे एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगा, बहुत ध्यान से आपको समझना, वरना चैप्टर तो बहुत आसान सा है, केमिस्ट्री में भी आएगा, लेकिन कईयों को कन्फ्यूजन रहता है कि 3 से 7 किसके बारे में बोल रहा है, या फिर जो इस टाइप की चीज़ें होती हैं उनमें घुलनशीलता, जल अपगठन, इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ना तो ये याद नहीं होते फिर, क्योंकि समझ में नहीं आते तो फिर हम बिना इंटरेस्ट के साथ उससे पढ़ते हैं और फिर वो याद भी नहीं रहता है। ठीक है? मैं वापस आ रहा हूँ मोनोसैकेराइड में। मैंने इसका आपको फॉर्मूला क्या बताया? CnH2nOn, ये बताया मैंने मोनोसैकेराइड का क्या सूत्र। इसका मतलब क्या है? Cn, n की जगह कुछ भी होगा, 1 2 3 कुछ भी होगा। 1 2 3 तो नहीं हो सकता, लेकिन 3 से 7 तक के बीच में, जो मैंने अभी बताया 3 से 7 तक के बीच में इसका मान आएगा। H2n का मतलब है 2n, यानी जितने कार्बन की संख्या होगी उससे डबल हाइड्रोजन की संख्या होगी। अगर कार्बन की संख्या 4 होगी तो हाइड्रोजन की 8 होगी। 2n का मतलब ये है। और ON का मतलब है जितनी कार्बन की संख्या होगी उस सूत्र में ऑक्सीजन की संख्या भी उतनी होगी। जैसे अभी मैंने बताया कि इसके अंतर्गत आने हैं 3 कार्बन से लेके 4 कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला, 5C हो गया, 6 कार्बन वाला और कौन सा? 7 कार्बन वाला। यही तो इसके अंतर्गत आएंगे। 3 कार्बन वाली शर्करा इसमें आ सकती है, 4 कार्बन वाली, 5 कार्बन वाली, 6 कार्बन वाली और 7 कार्बन वाली। इनका फॉर्मूला क्या होगा? इनका फॉर्मूला क्या होगा? 3 कार्बन वाली का क्या होगा? C3। तो H2n का मतलब है इसके डबल, H कितना हो जाएगा? 6, और O जो होगा CnH2nOn, C के बराबर ही क्या होगा? O होगा, यानी O जो होगा वो कितना होगा? 3 ही होगा। ये इसका फॉर्मूला। ऐसे इसका बना देंगे C4H8 और O4। इसका हो जाएगा C5H10 और O5। इसका हो जाएगा C6H12O6। इसका हो जाएगा C7H14 और O7। ये हमने फॉर्मूले बना दिए मोनोसैकेराइड के 7 तक वाले। 3 से 7 बोला, बहुत सिंपल सा बन गया। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या था? CnH2nOn। ठीक है?
अब इनका नाम 3 कार्बन वाला जो होगा, 3 कार्बन वाला, इससे क्या बोलेंगे हम, ट्राइओसिस। क्या कहेंगे, ट्राइओसिस, ट्राइओसिस। 4 कार्बन वाले को बोलेंगे टेट्राओसिस, टेट्राओसिस। इसको बोलेंगे पेंटाओसिस। इसको बोलेंगे क्या, हेक्साओसिस। और इसको बोलेंगे हेप्टाओसिस। ये पेंटाओसिस जैसे हम इसे पढ़ते हैं क्या, पेंटोस। इसको बोलते हैं हेक्सोस। हेक्साओसिस होता है तो इसे बोलते हैं हेक्सोस। जैसे हम बोलते हैं कि ग्लूकोज किस प्रकार की शर्करा है, तो हम बोलते हैं ग्लूकोज एक हेक्सोस शर्करा है। हेक्सोस शर्करा क्यों है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या क्या होती है, 6। इसलिए हम बोलते हैं कि ग्लूकोज कैसी है, हेक्सोस शर्करा है। जब पेंटोस शर्करा की बात करेगा, यानी वो किसकी बात कर रहा है, जिसमें कार्बन संख्या क्या होगी, 5 होगी। और फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसमें, और कार्बन संख्या से आप पहचान जाओगे वो कौन सा सैकेराइड है, मोनोसैकेराइड है। ठीक हो गया। तो ये कार्बन संख्या जो है इस हिसाब से, ठीक है, ये हेप्टोज है, ठीक है, P है, हेप्टोज। ये नाम आपको वैसे भी पता होंगे IUPAC में, तो ये नाम आपको पता होने चाहिए, और यहाँ से मैंने इतने नाम बता दिए। ठीक है, फॉर्मूला आया मोनोसैकेराइड का CnH2nOn, और इस ढंग से इनका क्या हो गया, नामकरण हो गया। फॉर्मूला बनाना बहुत ही आसान है, याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे और ये याद रखेंगे कि कार्बन संख्या कितने कितने वाले। शर्करा तो सिंगल आएगी, सिंगल शर्करा है, कोई 2 शर्करा नहीं जुड़ रही, लेकिन कार्बन संख्या उनमें कहाँ से होगी, 3 से लेके 7 तक, तो किस में गिने जाएंगे, मोनोसैकेराइड्स में। ठीक हो गया, इतनी जानकारी हो गई है। इससे आगे की जानकारी जो होगी वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।